हेलो एवरीवन, मैं अरविंद पटेल आज आपके सामने हूँ आपके अपने फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स कार्यशाला। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या जिससे कहा जाएगा एक्सटेंडेड चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। और आज ये जो क्लास होने वाली है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास में सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कंप्लीट किया था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड द ग्रुप ऑफ चार्ज। आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है ना। और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, कुछ एक टर्म्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो टर्म्स क्लियर कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके सामने ना कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है ये देखिए। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज यहाँ पर है। अभी तक हम लोग बार बार जो भी हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनमें हम लोग बात करते थे पॉइंट चार्ज के बारे में। फोर्स जो था एक पॉइंट चार्ज दूसरे है ना यूनिट चार्ज पर या टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा था, या फिर है ना इस पॉइंट चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी। और इस पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिराइव किया था कि Q/r²। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो भी अभी तक डिस्कस की है ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है पॉइंट चार्ज के बारे में। और पॉइंट चार्ज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी चार्ज है ना, जैसे एक स्फीयर है, अब ये स्फीयर पर अगर चार्जेस हैं, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, तो नॉर्मली हम लोगों को इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट अगर दिख रहा है ना जिस पर कि चार्जेस हैं, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है? तो ये हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने जो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन डिस्कस की थी उसमें था कि जो भी डिस्टेंस है जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कोई पॉइंट P है, अगर हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग इस पॉइंट P पर इस वाले ऑब्जेक्ट की वजह से लगने वाले फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे सभी केसेस में ये ऑब्जेक्ट जो है इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है ना। लेकिन कंडीशन क्या है, जब आप जहां से आप देख रहे हैं जो भी आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो अगर इस ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा दूर अगर है ना, बहुत ज़्यादा दूर अगर वो पॉइंट है ना, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट से ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं स्मॉल r। अगर ये स्मॉल r इट इज़ वेरी लार्ज एज compared to the dimensions of this object है ना, dimensions of the body है ना। ये हमारी पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन में आता है कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है ना उसकी जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस जिस डिस्टेंस के लिए, जो भी डिस्टेंस है जहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर वो डिस्टेंस r इस ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लार्ज है तो उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं है ना। तो सपोज आपके पास अगर इतना बड़ा कोई स्फीयर है और उस इतने बड़े स्फीयर से अगर बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात कर रहे हैं या फोर्स फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ के लिए है ना एज अ पॉइंट चार्ज कंसिडर किया जाएगा। बट अगर हम लोग है ना यही स्फीयर है और इस स्फीयर पर जो भी चार्जेस है और इससे कुछ एक डिस्टेंस पर, बहुत है ना थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस पर ही इसके पास में ही अगर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, और उस पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की बात करते हैं या फोर्स कैलकुलेट करने की बात करते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है दिख रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर पॉइंट साइज की तरह, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि है ना यहीं के यहीं जिस पॉइंट पर आप डिस्कस कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये जो रेडियस है इट इज़
वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस। तो ये जो रेडियस है, इस रेडियस को आप बहुत छोटा मान करके नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस टाइम पर ये जो चार्ज होगा ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर इसी टाइप से हम बात करें एक वायर की, है ना, एक वायर है जिस पर कि बहुत सारा चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो वायर है, इससे अगर बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पर यहाँ पर कहीं पर मैं बहुत दूर कोई पॉइंट ले लेता हूँ और उस पॉइंट पर अगर मैं डिस्कस करता हूँ, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं या पॉइंट चार्ज जो होता है वो दो तरह से हो सकता है। या तो चार्ज बहुत ज़्यादा छोटा है ना, बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो पॉइंट चार्ज है ना। भले ही डिस्टेंस कम है ना, तब भी ये पॉइंट चार्ज है क्योंकि एक छोटे से ऑब्जेक्ट पर है। लेकिन अगर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट जो है वो भी पॉइंट चार्ज का काम आपके लिए कर सकता है अगर जिस डिस्टेंस के लिए आप जो भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है अगर उससे, तो ठीक है। ये तो वैसे ही हुआ ना, जैसे कि आप बड़े से कहीं पर किसी बड़े से माउंटेन पर खड़े हैं और वहाँ से अगर आप नीचे ज़मीन पर देखते हैं तो आपको जो भी ना इंसान भी आपको बहुत छोटे दिख रहे होते हैं, तो लाइक अ पॉइंट, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि अगर आप लार्ज डिस्टेंसेस से डिस्कस कर रहे हैं, है ना, तो अगर जिस डिस्टेंस पर हम डिस्कस कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो हैं वो बहुत स्मॉल हैं, तो उस टाइम पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जब हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं है, पॉइंट साइज नहीं है अगर वो, और मुझे डिस्कस भी करना है यहीं पे कहीं पर, है ना, इस पॉइंट पर ही डिस्कस करना है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए ये जो ऑब्जेक्ट होगा इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते। और इस पर जो चार्ज होगा वो भी पॉइंट चार्ज नहीं कंसिडर कर सकते आप, क्योंकि ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो ऐसी सिचुएशंस में, है ना, हम लोग इन चार्जेस को पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते। फिर इस टाइम पर ये जो चार्ज है, जैसे चार्ज अगर एक ऐसे स्फीयर, एक बड़े से स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, या एक कोई ऐसी प्लेट है ना, एक प्लेट है जिस पर कि चार्ज ऐसे पूरे प्लेट पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे प्लेट पर फैला हुआ है ऐसे, है ना, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर और कम है, इस तरह से, है ना। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, है ना। तो चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे चार्जेस को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड, है ना, एक्सटेंडेड चार्ज, या फिर ऐसे चार्जेस को बोला जाता है कॉन्टिन्यूस चार्ज। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि वायर पर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगी, रिंग पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको याद ये वाला फॉर्मूला रखना है। ये फॉर्मूला जो है ये वैलिड है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये वैलिड है ना, ओनली फॉर अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि हम लोगों ने ये डेराइव किया था पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पॉइंट चार्ज किस किस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को पॉइंट चार्ज कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इन सबको हटाते हैं, टाइप्स ऑफ, है ना, कॉन्टिन्यूस चार्ज देख लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस चार्ज के टाइप क्या क्या हो सकते हैं, कितनी तरह से जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है ऑब्जेक्ट्स पर। तो पहला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है फर्स्ट टाइप का, वो होता है हमारे पास में, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लीनियर चार्ज, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग है यहाँ पर, अगर कभी भी कोई भी चार्ज किसी वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज ये वायर है मेरे पास, इस वायर पर चार्ज मैंने इसको दिया, कहीं से इसको चार्ज मिल रहा है ना, ये कहाँ पर है, ये चार्ज का कोई सोर्स है जहाँ से हम लोग इसको चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो भी चार्ज आप इसे देंगे, 10 कूलम, सपोज 10 कूलम या 5 कूलम या 10 माइक्रो कूलम, जो भी चार्ज की वैल्यू होगी, है ना, मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ चार्ज आप इसे प्रोवाइड कर रहे हैं कितना, Q, स्मॉल Q चार्ज आप इसे प्रोवाइड कर रहे हैं।
और ये जो स्मॉल q कूलम चार्ज है, ये जब इसको मिलता है यहाँ पर, तो ये चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो चार्ज है वो जाकर के इस वायर पर, क्योंकि वायर कैसा है ये, है ना, एक कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ से ये जो चार्ज है पूरे वायर पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, पूरे वायर पर इस तरह से फैल जाएगा। सपोज ये तो मैंने एक तरीका आपको बताया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जो भी चार्ज आप दे रहे हैं, है ना, वो चार्ज यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि अभी हम लोगों ने के पास में ये वायर है और कितना चार्ज हम लोगों ने इसे दिया है, प्लस स्मॉल q, है ना, कूलम चार्ज इसको प्रोवाइड किया है, और ये चार्ज इसके पास आकर के ये पूरा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हमारे पास में जो चार्ज है, टोटल चार्ज, अगर नेट चार्ज की हम बात करें तो नेट चार्ज हमारे पास है स्मॉल q कूलम, है ना। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक पॉइंट है यहाँ पर P, इस पॉइंट P पर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है ना, और यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है, सपोज यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है, प्लस 2 माइक्रोकूलम, है ना, ये चार्ज रखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो, इससे पहले तक क्या होता था, हमने सुपरपोजिशन फोर्सेस का भी देखा है, तो अगर डिफरेंट चार्जेस होते थे, है ना, और अगर मान लो यहाँ पर कोई चार्ज रखा है प्लस q, तो इस चार्ज की वजह से फोर्स, इसकी वजह से, है ना, सारे फोर्सेस आप कैलकुलेट कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ वायर के केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो वायर के केस में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको सपोज यहाँ पर चार्ज नहीं दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि P पॉइंट पर आपको फोर्स कैलकुलेट नहीं करना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है इस वायर की वजह से, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला जो है E इजिकल्स टू, है ना, KQ/R², ये डिस्टेंस, सपोज आपके पास में किसी स्टूडेंट के माइंड में आया कि सर ये डिस्टेंस तो स्मॉल r है, और ये डिस्टेंस सपोज हमको अगर मालूम है तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो Q है इस चार्ज की जगह पर हम जो भी चार्ज यहाँ पर हमने प्रोवाइड किया है वही चार्ज इस पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो वही चार्ज हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, और इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये गलत हो जाएगा, इस तरीके से हम नहीं कर सकते, आंसर हमारा रॉन्ग आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चार्ज होगा उसका जहाँ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस चार्ज की वजह से, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ अलग आ रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो चार्ज है उस चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो अलग होगा, यहाँ पर जो चार्ज है इसका कंट्रीब्यूशन अलग होगा, यहाँ पर जो चार्ज है इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर अलग होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा सकते कि टोटल चार्ज अगर हमारे पूरे वायर पर स्मॉल q है तो q की वैल्यू रख देंगे और, है ना, यहाँ से डिस्टेंस देख लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस के केस में भी प्रॉब्लम होगी हमको कि ये डिस्टेंस हम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस तो इस वाले पोर्शन से है, वायर तो यहाँ तक है ना, वायर के इस वाले पोर्शन से अलग डिस्टेंस है, यहाँ से अलग डिस्टेंस है, यहाँ से अलग डिस्टेंस है। तो इस ऐसे केसेस में जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और चार्ज भी कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक लेंथ पर, एक, है ना, वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको हम बोल सकते हैं वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ये, है ना, जिसके सिर्फ लेंथ ही है ना। तो ऐसे वाले ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करनी है ऐसे वाले केसेस में, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं एक छोटा सा पोर्शन हम ले लेते हैं, स्मॉल पोर्शन। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, मैंने अभी आपको बताया कि ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए डेराइव किया था। तो यहाँ देखिए, अगर ये वायर है ना, ये जो वायर है मेरे पास, इस वायर को मैं यहाँ पर इस तरह से वायर है सपोज, और यहाँ ये पॉइंट P है ना। अब ये फॉर्मूला अगर मुझे यहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि मेरे पास और कोई फॉर्मूला तो है नहीं अभी तक, अभी सिर्फ मेरे पास फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास में डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है P। अब सपोज मेरे पास में ये एक पॉइंट मैंने ले लिया, इसका एक बहुत छोटा, मैंने अभी डायग्राम में इतना दिख रहा है ये आपको, मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी वायर आपके पास है, जो भी, जैसे सपोज ये वायर है, इसका एक छोटा सा हिस्सा आपको लेना है, बिल्कुल छोटा सा वायर का अगर पार्ट आप लेते हैं, तो इतने से वायर पे कितना चार्ज होगा, बहुत कम चार्ज होगा, है ना, बहुत कम चार्ज। और उस बहुत छोटे से चार्ज को मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, dq चार्ज। ये जो छोटा सा पोर्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कितना चार्ज है इस पर, dq, है ना। पूरे वायर पर जो चार्ज है
वो तो हमें पता है स्मॉल q है, लेकिन छोटे से इतना सा पोर्शन अगर मैं लेता हूँ तो उस पर चार्ज बहुत छोटा होगा, और बहुत छोटा चार्ज होगा तो मैं उससे पॉइंट चार्ज सपोज कर सकता हूँ ना। पूरे वायर पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, पूरा कॉन्टिन्यूस चार्ज है, बट इतना सा जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इतना सा हिस्सा जिसका लेंथ भी बहुत कम है, इसका लेंथ भी मैं dl ले लेता हूँ, बहुत छोटा सा लेंथ है। d यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल क्वांटिटी को, है ना। तो यहाँ पे dl स्मॉल एलिमेंट है, छोटा सा पोर्शन है, उस पर जो चार्ज होगा dq, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज। तो इतने से पोर्शन के लिए मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, और अगर इतने से पोर्शन के लिए कर सकता हूँ, है ना, तो मेरे पास में इतने से पोर्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, है ना। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत छोटी होगी, क्योंकि बहुत छोटे से चार्ज की वजह से है। तो मैं उसको क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर, DE, है ना। और इसी तरह से मैं बिल्कुल इस पूरे वायर के छोटे छोटे पोर्शंस ले लेता हूँ। सभी छोटे से पोर्शंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, इसकी वजह से अभी यहाँ पर आ रही होगी, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सुपरपोजिशन ही लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैसे सुपरपोजिशन में डिफरेंट चार्जेस होते थे, है ना। इस चार्ज की वजह से फील्ड, इसकी वजह से फील्ड, इसकी वजह से फील्ड, और सबको फिर हम वेक्टर सम करते थे। तो यहाँ पर भी हमको सबको सम कर लेना है, ऐड कर लेना है। लेकिन यहाँ पर ऐड कैसे करेंगे हम लोग, तो जो नेट फील्ड होगी हमारे पास, यहाँ पर नेट फील्ड हो जाएगी E नेट इक्वल्स टू, इसका हमको करना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से इंटीग्रेट करके, है ना, इंटीग्रेशन में लिमिट क्या होगी, किस तरह से इंटीग्रेशन होगा, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक, है ना, लॉजिक आपको इसका बता रहा हूँ कि हम लोग इस तरह के सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे वो आगे हम लोग देखेंगे, बट क्या कर सकते हैं, कैसे फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले का यूज़ करके, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक प्लेट के लिए। अगर आपका चार्ज जो है दूसरे टाइप का चार्ज है आपका, है ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर चार्ज जो है सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस ऐसा हो सकता है आपका, है ना, इस पर पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, इसकी वजह से अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कहीं पे फाइंड आउट करनी है पॉइंट P पर, तो इसका भी हम एक इतना छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, और उस छोटे से पोर्शन पे जो चार्ज होगा वो बहुत स्मॉल चार्ज होगा dq, और पूरा एरिया है वो कितना है A। ये स्मॉल एरिया जो है वो कितना है, इसका एरिया भी बहुत छोटा एरिया मैंने लिया है यहाँ पर dA, जैसे स्मॉल लेंथ लिया था मैंने dl। इसी तरह से तीसरा टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है हमारे पास में, है ना, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड टाइप का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इसमें क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर, है ना, जैसे कि सपोज एक कोई क्यूब है, क्यूबॉइड है, या कोई स्फीयर है ना, ये स्फीयर है, तो स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो कंप्लीट वॉल्यूम पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसे आप बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, वो टर्म क्या होता है, बहुत हेल्पफुल होता है वो हमारे लिए। तो यहाँ पर एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। इसका यूज़ भी करने वाले हैं हम, हमारे आगे के कुछ प्रॉब्लम्स अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, तो उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर एक होता है टर्म, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर एक टर्म होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर हमारे पास टर्म होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्या है ये, तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का मीनिंग है यहाँ पर पूरे वायर पे जो चार्ज था, पूरे वायर पे चार्ज कितना था, q कूलम, है ना, पूरे L लेंथ पर चार्ज कितना था, q कूलम। तो 1 लेंथ पर या यूनिट लेंथ की हम बात करें तो यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा, q/L, है ना। तो ये जो चार्ज निकल के आएगा, है ना, 1 सेंटीमीटर का जो चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि 1 का क्यों हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखो अगर 1 का हमें मालूम है तो इस dl लेंथ में कितना चार्ज होगा वो भी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो 1 का अगर हमें पता चलता है तो हम dl लेंथ का भी चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो ये जो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसे बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा चार्ज पर
यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा, और उसे फाइंड आउट कैसे करेंगे आप, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से आप नोट कर लेंगे, है ना। इसे डिनोट किया जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करेंगे किससे, लैम्डा से। और इसे कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना, इस तरीके से। और यहाँ के केस में अगर लेंथ हमारे पास जैसे स्मॉल लेंथ है dl, है ना, तो यहाँ पर स्मॉल लेंथ अगर dl है और चार्ज भी उसका कितना है, स्मॉल चार्ज है dq, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को आप लिख सकते हैं dq/dl भी लिख सकते हैं। इससे आप इस छोटी सी लेंथ जो dl है ना, उसका चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका चार्ज अगर फाइंड आउट करना हो तो यहाँ से dq आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना आएगा, लैम्डा इंटू dl। देखिए ये dq निकालने का तरीका है ना, स्मॉल पोर्शन पर जो चार्ज होगा, जिस चार्ज को आप पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, वो चार्ज कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे आप, dq को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल लेंथ, है ना, जो स्मॉल पोर्शन की लेंथ है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर आप इसमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी डेंसिटी होगी, जैसा आपका वन डायमेंशनल अगर ऑब्जेक्ट है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है मीन्स लेंथ होगी उसकी ओनली, है ना, वन डायमेंशंस होगी, तो उस टाइम पर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो सिमिलरली अगर आप सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज जो है कंप्लीट, है ना, पूरे एरिया पर चार्ज कितना था, सपोज एक क्यू चार्ज जो है पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो यहाँ पर लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, वहाँ पर यूनिट लेंथ आप लेते हैं, यहाँ पर यूनिट एरिया लेते हैं, तो कितना होगा, चार्ज अपॉन एरिया, या फिर स्मॉल एरिया अगर लेते हैं आप तो dA स्मॉल एरिया और स्मॉल चार्ज कितना हो जाएगा dQ, है ना। तो यहाँ से आप यहाँ निकाल पाएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से, है ना। और यहाँ पर आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर कंप्लीट वॉल्यूम यहाँ पर v है और कंप्लीट चार्ज इसको दिया गया जो चार्ज है वो कैपिटल स्मॉल q है सपोज, तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप डिनोट करेंगे रो से, है ना, कितना आ जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। और सपोज आपके पास ये सरफेस है और इस सरफेस का जो भी एरिया आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, है ना, जो भी एरिया होगा वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। लेंथ के केस में जैसे अगर मान लिया जाए कि एक रिंग है और उस रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, लीनियर या सरफेस या वॉल्यूम। तो आपको पता है कि अगर एक ऐसा वायर है उसको रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो है तो वो लेंथ ही, है ना, तो उस टाइम पर भी कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, क्योंकि लेंथ ही है ना, कोई एरिया उसका होगा नहीं और वॉल्यूम भी उसका आपके पास नहीं होगा। तो यहाँ पर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। इसका जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, एक रिंग है तो लेंथ कितना होगा रिंग का, 2πr उसका सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पर अगर टोटल चार्ज आपके पास q है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर आप निकालते हैं यहाँ पर तो कितनी आ जाएगी रिंग के केस में, तो रिंग के केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी लैम्डा इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन उसका जो लेंथ है, लेंथ क्या होगा 2πr। अगर यही आपका हाफ रिंग होता, है ना, सेमी सर्कल होता, अगर ये इस तरह का रिंग होता तो यहाँ पर हाफ सर्कमफेरेंस आता, हाफ सर्कमफेरेंस मीन्स क्या आता, πr। तो ये हमारे पास में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। यहाँ पर वॉल्यूम की तो आप स्फीयर का वॉल्यूम यहाँ पर रख देंगे 4/3πr³, है ना। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोगों ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तीनों हमने डिस्कस कर लिए। उनसे रिलेटेड टर्म्स जो थे, चार्ज डेंसिटीज़ जो होती हैं वो हमने डिस्कस की। चार्ज डेंसिटी की अगर आप यूनिट देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, अपॉन में क्या आ रहा है लेंथ, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो कूलम पर मीटर यहाँ पर यूनिट बनेगी लैम्डा की, है ना। इसी तरह से अगर सिग्मा की यूनिट अगर आप देखें तो ये हो जाएगी कूलम पर एरिया की यूनिट आप रख देंगे मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर आप यूनिट डिस्कस करते हैं तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब, है ना। और ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है ना, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे क्यूबिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, क्यूबिक डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है। तो ये हमारे पास में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप थे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब नॉर्मल, जैसे सपोज ये एक मार्कर मेरे पास है, इस मार्कर पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो कंटिन्यूस चार्ज होगा, ठीक है। और अगर इस मार्कर की जो रेडियस है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी अगर रेडियस में है ना नेग्लिजिबल मान लूँ, मतलब बहुत थिन वायर टाइप का है, तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर इसका जो रेडियस भी अगर कंसिडरेशन में लिया जाता है, नेग्लिजिबल नहीं है, तो फिर ये एक तरह का क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर है तो फिर यहाँ पर अगर सिलेंडर के सरफेस पर चार्ज रहेगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अगर सिलेंडर के इनसाइड भी अगर चार्ज है तो फिर वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक वायर के बारे में, है ना। वायर के बाद में हम रिंग पर अगर चार्ज है तो उससे फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में हम लोगों के पास में रिंग के सेंटर पे हमें डिस्कस करना है, रिंग के एक्सिस पर डिस्कस करना है ना, सेमी रिंग की वजह से डिस्कस करना है ना। 1/4 अगर रिंग है, मींस क्वाड्रेंट वाला पार्ट अगर है या आर्क है, तो सभी पर जब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वन बाय वन हम लोगों को डिस्कस करना है। स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं कहाँ से, एक वायर से, कि अगर चार्ज किसी वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना, कि अगर आपके पास में चार्ज जो है वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप स्मॉल पोर्शन ले लेंगे, उसकी वजह से फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एंड देन आपके पास में नेट फील्ड आ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग हर डिस्ट्रीब्यूशन पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। भले ही वह वायर हो, रिंग हो, स्फीयर हो, या फिर रिंग का एक्सिस हो, सेंटर हो, कहीं भी हमें फाइंड आउट करना है, इसी तरह से हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फर्स्ट। तो यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि एक इस तरह का रॉड है या वायर ही है ना, और इस वायर का आपके पास में इस वायर का लेंथ है, सपोज यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये है L, है ना। इसको कैपिटल L लिख लेते हैं यहाँ पर, ये है कैपिटल L, कंप्लीट लेंथ इसकी कैपिटल L है। और इस वायर का, ये आपका वायर है AB, इस वायर के इस एंड से यहाँ से, है ना, A डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है आपके पास P, और इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज इसको जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है +Q कूलम। ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आप दे रहे हैं, तो कंप्लीट चार्ज जो है वो इस पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप इस चार्ज को पॉइंट चार्ज तो नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि चार्ज ऐसे पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे चार्ज को हम एक्सटेंडेड चार्ज बोलेंगे, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ पर तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया है, आप इसका एक स्मॉल पोर्शन ले लेंगे, है ना। एक स्मॉल पोर्शन सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और ये स्मॉल पोर्शन मैंने ये लिया है ना, रैंडमली मैं कहीं पर भी ले सकता हूँ। स्टार्टिंग में यहाँ भी ले सकता था, मैं यहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन ले लेता, तो मैंने यहाँ पर यहाँ ले लिया है। और ये जो स्मॉल पोर्शन है इसकी जो लेंथ है वो बहुत कम है, इसकी लेंथ कितनी है DL, तो इसके पास जो चार्ज होगा वो भी बहुत कम होगा, कितना होगा, स्मॉल dq होगा। तो यहाँ पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, अगर इस तरह से हम लोग इससे सपोज करते हैं, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा इक्वल्स टू, यहाँ पर कंप्लीट चार्ज मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ Q, और टोटल लेंथ है यहाँ पर हमारे पास L। तो इससे अगर हम DL के टर्म्स में लिखते हैं, अगर स्मॉल dq के टर्म्स में लिखते हैं, तो इसे dq/dL भी लिखा जा सकता है, कूलम पर मीटर, ठीक है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पर कूलम पर मीटर में। और ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इससे हम dq की वैल्यू, ये जो स्मॉल पोर्शन मैंने लिया है, इस स्मॉल पोर्शन पर कितना चार्ज होगा, तो मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ dq को। तो dq होगा मेरे पास में लैम्डा इंटू DL के इक्वल, ठीक है। ये चार्ज होगा इतने कूलम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस स्मॉल एलिमेंट की डिस्टेंस पॉइंट P से देखता हूँ, तो सपोज कर लेता हूँ मैं इसे कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे पास L है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, P तक की डिस्टेंस जो है मैं सपोज कर रहा हूँ कितना है, स्मॉल L। और ये जो पूरी टोटल लेंथ है ये कितना है मेरा, कैपिटल L।
अब यहाँ पर अगर मैं इसे स्मॉल एल कंसिडर कर रहा हूँ तो इस स्मॉल पोर्शन को मैंने आपको बता दिया है कि इसे हम पॉइंट चार्ज है, ये छोटा सा चार्ज है क्योंकि, तो इसे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इस स्मॉल पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट, है ना, स्मॉल एलिमेंट है लेंथ का, ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब स्मॉल एलिमेंट की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत स्मॉल होने वाली है, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ DE। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आप यहाँ पर लिख देंगे इसको कितना, K, है ना, चार्ज DQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है L, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इस एलिमेंट से उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो कितना डिस्टेंस पर है, L डिस्टेंस पर है, तो इसलिए यहाँ पर मैं L स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस DQ को क्या लिख सकता हूँ, तो DQ को यहाँ पर लिखा जा सकता है लैम्डा इंटू L, लैम्डा इंटू DL लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, और साथ में ये K अपॉन में L स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में स्मॉल पोर्शन की वजह से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। नेट फील्ड अगर मुझे निकालना है यहाँ पर, नेट फील्ड, तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ऐसे इतने छोटे छोटे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट मैं सपोज यहाँ पे ले सकता हूँ, कोई एलिमेंट यहाँ पर हो सकता है, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस तरह से निकाल सकते हैं। और फिर इसका आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो इस DE का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में नेट फील्ड आ जाएगी। इंटीग्रेशन करना है मुझको इसका, K लैम्डा DL की, DE की वैल्यू हम पुट कर देंगे K लैम्डा DL अपॉन L स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो इंटीग्रेशन में आपको याद रखना है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको करना है, D के साथ क्या लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, तो स्मॉल l के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है उसी की लिमिट आपको चाहिए होती है, लिमिट उसी की रखनी होती है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन स्मॉल l के रिस्पेक्ट में है, स्मॉल l की जो कम से कम वैल्यू हो सकती है, सबसे कम वैल्यू। तो देखो अगर यही एलिमेंट आपने यहाँ पर लिया होता स्टार्टिंग में, तो इस पॉइंट P से ये जो डिस्टेंस होती है इस एलिमेंट की, ये वाली, इसे आप स्मॉल l बोलते हैं। उस टाइम स्मॉल l किसके इक्वल होता, A के इक्वल होता। और अगर आपने यही एलिमेंट यहाँ की बजाय यहाँ लिया होता एट द एंड ऑफ दिस रॉड, है ना, एंड पे लिया होता, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होती, इस एलिमेंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती वो कितनी होती, कैपिटल L प्लस स्मॉल a। तो स्मॉल l की जो सबसे कम वैल्यू है वो ये हो सकती है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू कब होगी, जब ये एलिमेंट आप सबसे एंड पे लेंगे। तो स्मॉल l की जो वैल्यू है वो यहाँ से, मतलब स्मॉल L की जो वैल्यू है वो या तो स्मॉल a हो सकती है सबसे कम तो, और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू हो सकती है स्मॉल l की वो हो सकती है ये प्लस ये, है ना, कैपिटल L प्लस स्मॉल a, है ना। तो ये लिमिट आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आपको इंटीग्रेशन जब करना होगा इसका, तो ई नेट आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन करके, K कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करेंगे आप L स्क्वायर का, तो L की पावर 2 है यहाँ पर, -2 हो जाएगी ऊपर जा करके, है ना, +1 और करके आप लिखेंगे तो इसको ये हो जाएगा L इनवर्स। ठीक है, L टू दी पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपके पास में, -1, है ना। इसको आप 1 अपॉन L स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, है ना। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं L की पावर -2। यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 + 1। ये उन बच्चों के लिए लिख रहा हूँ मैं जिनको अभी, है ना, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन में अगर प्रॉब्लम है तो आपको पता होगा इस तरह से कि L की पावर जो होती है वो जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं पावर में 1 ऐड करते हैं। ये सब बेसिक है, नहीं पता है अगर इंटीग्रेशन, तो जब मैं 11th क्लास के अभी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ तब आप इंटीग्रेशन उसमें देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा L की पावर कितना हो जाएगी, -1 अपॉन -1। ठीक है, तो इसको यहाँ पर, है ना, बहुत बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर -1 अपॉन L। तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन जब भी लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, इस तरह से -1 अपॉन L। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर इंटीग्रेशन लिख करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इंटीग्रेशन डायरेक्ट में कितना लिख रहा हूँ, -1 अपॉन L। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिमिट जो है वो पुट करेंगे यहाँ पर a से लेकर L प्लस a तक, है ना, ये लिमिट्स है। अब ये लिमिट अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E = K लैम्डा, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप अगर पुट करते हैं यहाँ पर तो -1 अपॉन L प्लस A, -1 अपॉन A, और ये माइनस का यहाँ पर इस तरह से होगा।
ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा, है ना, ये माइनस माइनस प्लस, तो इसको पहले लिख लेते हैं, और अपॉन में एल प्लस ए। अब यहाँ पर हम लोगों को ये फाइनली हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। कैपिटल एल क्या है, कैपिटल एल है यहाँ पर कुल जो टोटल डिस्टेंस है इसकी, है ना, और स्मॉल ए क्या है, स्टार्टिंग इस वाले एंड से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये नेट फील्ड है एक रॉड की वजह से। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ नहीं लगा सकते थे, पहले स्मॉल पोर्शन लेंगे, उस स्मॉल पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करके आप इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, और इसे अगर आप एलसीएम लेकर के लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा ए एल प्लस ए, ठीक है, और ये एल प्लस ए माइनस ए, है ना, तो ये कैंसिल, तो ई नेट, है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मेट याद रखना थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, एल अपॉन ए एल प्लस ए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल मीन्स ड्यू टू दिस वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल। अब इसी वायर में नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं, इसी वायर से ही रिलेटेड है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड है। आप इसको पॉज करके नोट कर लें सभी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पर, सेकेंड प्रॉब्लम। तो सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, यहाँ पर आपके पास में वही वायर है, लेकिन जो पॉइंट है, अगर वो पॉइंट कुछ अलग होता है, ठीक है, अगर पॉइंट आपका ये अभी जो पॉइंट था वो पॉइंट कहाँ पर था, वायर के लेंथ के अलोंग ही था, है ना, लेकिन अगर वही पॉइंट कुछ दूसरे फॉर्मेट में हो और कहीं पर अगर होता है, देखते हैं प्रॉब्लम सेकंड। अगर आपसे बोला जाए कि यही वायर है, एक ऐसा वायर है, और लेंथ इस वायर का जो लेंथ है, फाइनाइट वायर ले लेता हूँ मैं, तो लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का कैपिटल एल, और इसके यहाँ से इसके इस डिस्टेंस से, इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस या एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग, या अभी हम लोगों ने पॉइंट की डिस्टेंस क्या ली थी, है ना, ये वायर हमारा ऐसे रखा था, पॉइंट यहाँ पर था, तो पॉइंट की डिस्टेंस ये ली थी हमने ए, तो वही डिस्टेंस मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ, वायर से ए डिस्टेंस पर यहाँ मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ P, है ना, और इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अब कैलकुलेट करनी है। तो देखोगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन लेता हूँ, सपोज ये मेरे पास स्मॉल पोर्शन है ना, और ये स्मॉल पोर्शन जो है इसका लेंथ कितना सपोज किया था मैंने DL, तो यहाँ पर भी मैं DL लिख लेता हूँ, और इससे यहाँ से इसकी ये जो लेंथ होगी, है ना, ये लेंथ, ये डायग्राम में इतना आपके सामने मैं इस तरह से बना रहा हूँ, लेकिन ये बहुत छोटा पोर्शन है, इतना छोटा सा पोर्शन है। अब इतने छोटे से पोर्शन से ही अगर आप ऐसे, है ना, इस पॉइंट को मैच करवाते हैं, तो ये नीचे वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ना, ये पूरी डिस्टेंस ही मैं यहाँ पर R सपोज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको स्मॉल r लिख रहा हूँ, है ना, ये स्मॉल r। अब यहाँ पर आपको डायग्राम में हो सकता है कि आपको लगे कि सर ये डिस्टेंसेस दो हैं, है ना, और दोनों स्मॉल r कैसे हो सकती हैं, तो वो हो सकती हैं क्योंकि ये जो पोर्शन बनाया हुआ है मैंने, ये डायग्राम में शो करने के लिए इतना बड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं, ये पॉइंट साइज बहुत छोटी सी लेंथ का है, स्मॉल DL जो है वो बहुत स्मॉल लेंथ है ना, तो ये लेंथ आपके पास में क्या है, r है, और ये इनके बीच का ये जो एंगल है ये भी बहुत छोटा एंगल होगा, इसको मैं यहाँ पर D फाई लिख रहा हूँ, है ना, बहुत स्मॉल एंगल है D फाई। और यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को देखो, एक एलिमेंट मैंने यहाँ लिया हुआ है ना, अब यही एलिमेंट अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, सबसे लास्ट में यहाँ पर लेता हूँ अगर इस एलिमेंट को मैं, तो ये यहाँ पर ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, इस एंगल को ना मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ, ये पूरा एंगल कुछ बन रहा होगा, और इस पूरे एंगल को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अल्फा, है ना, और ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, देखिए ये इस तरह का वायर है, इस वायर पर ये पॉइंट है, ये एलिमेंट आपने लिया है, तो ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट इस वाली लेंथ से कितने एंगल पर है, तो ये एंगल मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पर थीटा, और ये वाला जो एंगल है ये बहुत छोटा सा एंगल है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ D फाई, और यहाँ से इस पॉइंट को जब मैं वायर के लास्ट एंड पर यहाँ पर ज्वाइन करूँगा, तो ये पूरा एंगल जो होगा उसे क्या बोला जा रहा है, अल्फा, है ना, और इसी पॉइंट को अगर मैं लास्ट में यहाँ वाले एंड पर ज्वाइन करता हूँ, इस वाले एंड पर, ये वायर मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर, इस वायर का नाम लिख देता हूँ AB,
तो बी वाले एंड पर जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो पूरा एंगल ये आता है मेरे पास, ये पूरा एंगल, ये पूरा, इस पूरे एंगल को मैं यहाँ पर कितना लिख रहा हूँ, इस पूरे एंगल को मैं लिख रहा हूँ अल्फ़ा, और ये वाला जो एंगल है, ये इतना जो एंगल है ये वाला, इस एंगल को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थीटा, है ना। और यहाँ पर इसी पॉइंट पी को जब हम ए वाले एंड पर ज्वाइन करते हैं तो ए वाले एंड पर ये जो एंगल होगा, इस पूरे एंगल को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बीटा, ठीक है। तो ये इस तरह का, ये मैंने यहाँ पर ज्वाइन क्यों किया है इसको एंड्स पे, अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वेरी किसको कर रहे हैं, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट प्रॉब्लम जो हम लोगों ने सॉल्व किया, लास्ट प्रॉब्लम में इस तरह का प्रॉब्लम था लास्ट वाला, इसमें हम लोग वेरी किसको कर रहे थे, एलिमेंट की जो पॉइंट पी से लेंथ थी, है ना, ये जो लेंथ थी इसको हमने एल लिखा था, तो एल वेरी कर रहा था, एल यहाँ पर अगर आप एलिमेंट लेंगे तो एल जो है वो कुछ और होगा, यहाँ एलिमेंट लेंगे तो एल की लेंथ इंक्रीज होगी, यहाँ एलिमेंट होंगे तो और ज़्यादा डिस्टेंस पर है ना, स्मॉल एल और ज़्यादा होगा। एंड पे यहाँ पर लेते हैं एलिमेंट को अगर आप, तो एल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, कितनी आ रही थी हमारे पास, एल प्लस स्मॉल है ना, कैपिटल एल प्लस स्मॉल है। तो यहाँ पर वेरी कौन कर रहा था, स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या था, उस पॉइंट से उस एलिमेंट का डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी देखो, इस पॉइंट से इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस है ये आर है। अब यही एलिमेंट अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो यहाँ पर ले रहा हूँ तो ये आर यहाँ आएगा, ये एलिमेंट यहाँ ले रहा हूँ तो आर यहाँ आएगा, एलिमेंट यहाँ ले रहा हूँ तो आर यहाँ आएगा। तो आर वेरी तो यहाँ भी कर रहा है, लेकिन उस आर को हम लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होगी, है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर वेरी, है ना, किसके साथ कर रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पर आर जो है वो वेरी कर रहा है इस एंगल के साथ, थीटा एंगल के साथ। देखो जब आप एलिमेंट यहाँ लेंगे तो थीटा एंगल कुछ और होगा, यहाँ लेंगे तो थीटा एंगल कुछ और होगा, यहाँ लेंगे तो थीटा एंगल कुछ और होगा, है ना। तो यहाँ पर इसको थीटा लिखा है हमने, इसको भी यार डी फाई लिखने की बजाय इसको भी मैं डी थीटा लिख लेता हूँ, है ना, स्मॉल डी थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास में यहाँ पर इस तरह का मैंने आपको बताया कि यहाँ वेरी कौन कर रहा है, वेरी एलिमेंट की पोजीशन वेरी करने के साथ में कौन वेरी करेगा, थीटा। तो यहाँ पर जो लिमिट्स होंगी वो किसकी होगी, थीटा की होगी। तो अब देखते हैं, यहाँ पर करना तो वही है, लॉजिक तो वही है, हर बार वही रखेंगे हम लोग कि स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, फिर इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट क्या है आपका, लेंथ कितना है उसका, dl, स्मॉल एलिमेंट dl, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी de, कितना हो जाएगी, k, चार्ज जो होगा इस स्मॉल पोर्शन का वो कितना होगा, dq चार्ज होगा, है ना, स्मॉल चार्ज dq, तो k dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है मेरे पास स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से इस p की डिस्टेंस a है, और ये डिस्टेंस कुछ है आपके पास, है ना, तो इस डिस्टेंस को भी हम चाहें तो इस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर l, है ना। अगर मैं इस डिस्टेंस को इससे यहाँ से इस डिस्टेंस को नाम दे देता हूँ l। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मेरे पास de है, अब इस de का मुझे इंटीग्रेशन करना है, और जिससे कि मुझे E नेट पता चलेगा, ठीक है। तो E नेट कैसे पता चलेगा मुझे, इसका इंटीग्रेशन करके, de का इंटीग्रेशन करके। लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले मैं यहाँ पर इस de को, है ना, कन्वर्ट कर लेना चाहता हूँ किसमें, थीटा के टर्म्स में। थीटा के में देखिए ये हमारे पास में de है। अब इस de का अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी, E नेट मुझे पता चल जाएगा। तो E नेट पता करने के लिए मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोग यहाँ पर इस R को और ये dl को, इन सभी चीज़ों को कन्वर्ट कर लेना चाहता हूँ मैं थीटा में। थीटा क्या है यहाँ पर, ये एंगल। क्यों करना चाहता हूँ मैं थीटा में कन्वर्ट, क्योंकि मुझे थीटा की लिमिट्स मालूम है ना। कैसे, क्योंकि देखिए ये जो थीटा है, ये थीटा वेरी करेगा अगर ये एलिमेंट वेरी करेगा, एलिमेंट की जो पोजीशन है। अगर एलिमेंट आप यहाँ ले रहे हैं तो थीटा यहाँ आ रहा है, अगर इस एलिमेंट को थोड़ा ऊपर लिया जाता है तो थीटा की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी, और एलिमेंट को और ऊपर जैसे जैसे लेते जाएंगे तो थीटा वेरी करेगा। और मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है थीटा की वो ये हो सकती है ना, अल्फा के इक्वल। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है थीटा की वो प्लस अल्फा है। इसी तरह से अगर हम थीटा को, अगर हम एलिमेंट को इस लाइन के, ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं रेफरेंस लाइन अगर लेता हूँ, इसके जस्ट नीचे अगर हम डिस्कस करते हैं, एलिमेंट अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो थीटा यहाँ कहीं आ रहा होगा, एलिमेंट यहाँ लेता हूँ तो थीटा यहाँ, तो थीटा यहाँ से ऐसे जा रहा होगा मैक्सिमम। यहाँ पर अगर मैं लास्ट में एलिमेंट लेता हूँ तो थीटा की सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी,
बीटा, है ना। तो थीटा की यहाँ पर जो वैल्यू होगी नीचे साइड पर वो बीटा होगी, लेकिन डाउन साइड वैल्यू ले रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर वैल्यू उसको क्या लूँगा, नेगेटिव में। तो थीटा की लिमिट मुझे मालूम है माइनस बीटा से प्लस अल्फा, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पूरे ये जो पूरा डी ई आ रहा है मेरा, इसको मैं कन्वर्ट कर लेना चाहता हूँ थीटा के टर्म्स में, ठीक है। तो थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर इस आर को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, आर को यहाँ पर लिखना होगा थीटा के टर्म्स में। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये जो आपका ट्राइंगल है कौन सा, ओ पी, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर डी। तो इस ट्राइंगल ओ पी डी को ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल ओ पी डी है, और इस ट्राइंगल ओ पी डी में यहाँ पर ये जो एंगल है ये थीटा है, और ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल आर है, ये जो डिस्टेंस है ये ए है, और इस डिस्टेंस को मैंने यहाँ पर कितना सपोज कर लिया है, इस डिस्टेंस को मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर स्मॉल एल, है ना, स्मॉल एल है ये हमारा। तो यहाँ से अगर मैं इस ट्राइंगल में मुझे निकालना क्या है, आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू क्या है, आर क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आएगा, ए अपॉन आर। तो इससे अगर आप आर की वैल्यू लिख सकते हैं ना, ए अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं आर की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं आर की वैल्यू लिख दूंगा लैम्डा अपॉन, इसकी वैल्यू आर की वैल्यू अगर मैं ये लिखता हूँ ए अपॉन कॉस थीटा, तो ए का स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, जो कि है ना रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, और साथ में डी एल भी है यहाँ पर। तो इस डी एल को यहीं पर लिखा रहने देते हैं अभी, नेक्स्ट स्टेप में हम इस डी एल की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ई कितना आ रहा होगा मेरे पास, डी ई आ रहा है इतना। अब यहीं पर अगर मुझको इस DL को भी हटाना है, और DL को हटा करके मुझे इसे किसके टर्म्स में लाना है, तो DL को हटा करके मुझे इसे थीटा में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए देखना किस तरह से हम इसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा, ठीक है। तो इसमें tan थीटा लेते हैं। tan थीटा के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर L, बेस आ जाएगा हमारे पास A, ठीक है। तो L कितना आ जाएगा, तो L आ जाएगा A tan थीटा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं। डिफरेंशिएशन क्यों, क्योंकि मुझे DL की वैल्यू चाहिए। देखिए DL कैसे मिलेगा मुझको, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, इसका डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको मैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो L को अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो इस तरह से लिखना होगा मुझे, DL अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू ए तो कॉन्स्टेंट है ना, ये A का वैल्यू, A यहाँ से डिस्टेंस है इस पॉइंट O से, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर A का कुछ नहीं होने वाला। tan का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो आता है मेरे पास कितना, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा आता है। अब यहाँ से मैं अगर DL की वैल्यू निकालता हूँ तो DL कितना आएगा, डी थीटा को यहाँ लिख दूंगा तो A सेक स्क्वायर थीटा, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा डी थीटा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर DL फाइंड आउट करूँगा, और DL की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ये कॉस का जब हमने लिखा था ना, यहाँ पे आर स्क्वायर करेंगे ना तो ये A स्क्वायर होगा, ये कॉस का भी यहाँ पर स्क्वायर होगा, है ना, ये कॉस का भी स्क्वायर होगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं DL की वैल्यू लिखता हूँ तो यहाँ पर K लैम्डा, DL की वैल्यू ये पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर A सेक स्क्वायर थीटा, साथ में डी थीटा, और साथ ही में यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये DL की वैल्यू अपॉन में A स्क्वायर, तो 1A से 1A कैंसिल, DE कितना आ जाएगा आपके पास, तो DE आ जाएगा K लैम्डा, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, है ना, इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में A। तो DE आ गया है आपके पास यहाँ पर कितना, K लैम्डा अपॉन A, साथ में ये कैंसिल हो गया तो डी थीटा। तो इस तरीके से आप DE कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, है ना, DE आ जाएगा यहाँ तक हमारे पास। इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लें। और यहाँ पर देखें अगर मैं इन सब चीज़ों को हटाता हूँ यहाँ से, है ना, DE क्या हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर, और ये जो DE है इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि आगे और सॉल्व करना होगा इसको। तो यहाँ पर इस DE को मैं यहाँ पर इस सब को हटा करके DE को यहाँ पर लिख लेते हैं K लैम्डा अपॉन A डी थीटा। अब हमें यहाँ पर हमको DE अगर देखना है तो इस एलिमेंट की वजह से, ठीक है, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही होगी, है ना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारी DE। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी DE, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो हम लोग जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे पॉइंट P पर कर रहे हैं हम लोग, तो पॉइंट P पर हम एक पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, पॉजिटिव Q0 चार्ज को यहाँ पर सपोज करते हैं।
तो ये जो यहाँ पर जो चार्ज होगा स्मॉल पोर्शन पर, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा होगा। मतलब जो DE आ रही है ना आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट करके रखी हुई है ये वाली, तो ये जो DE आ रही है इसकी डायरेक्शन इधर होगी, DE की डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगी। और यहाँ पर अगर आप देखो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से, ये हटा देते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, प्लस Q0 तो समझने के लिए था कि ये डायरेक्शन इधर कैसे आपको पता चल सकती है ना। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है ना। तो यहाँ इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पर ही होगी आउटवर्ड, है ना। अब यहाँ पर अगर हम, ये एंगल हमारे पास थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब इस DE के अगर मैं कंपोनेंट्स करता हूँ, तो इस DE का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा DE और कॉस थीटा। ऐसे ही एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अगर करता हूँ मैं, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा DE साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा कंपोनेंट है, तो ये इस डायरेक्शन में है, इसको मैं यहाँ पर चाहूँ तो इसको मैं x डायरेक्शन का कंपोनेंट है, तो इसको EX से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुक्स में जो कंपोनेंट दिया होता है वो हमको E परपेंडिकुलर दिया होता है, तो हम यहाँ पर E परपेंडिकुलर ही लिख लेते हैं, है ना। E परपेंडिकुलर, ये वाला साइन होता है परपेंडिकुलर का। और यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है इसको बोला जाता है E, यहाँ पर ऐसे लाइन्स होती हैं, पैरेलल का साइन होता है। तो E परपेंडिकुलर और E पैरेलल दो कंपोनेंट्स हैं इसके। इसको परपेंडिकुलर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो वायर है, इस वायर के इस डायरेक्शन में है ये, तो ये इस वायर के परपेंडिकुलर है, इसलिए इस डायरेक्शन को बोला जा रहा है, इस वाले कंपोनेंट को बोला जा रहा है E परपेंडिकुलर, DE परपेंडिकुलर, है ना। और ये वाला जो है ये इस वायर के पैरेलल है, इसलिए इसको बोला जा रहा है DE पैरेलल। तो यहाँ पर आप देखो DE परपेंडिकुलर और DE पैरेलल, है ना। तो आपको अगर इस डायरेक्शन में नेट निकालना है, तो देखो जैसे एक एलिमेंट ये है तो इसी का तरह दूसरा एलिमेंट होगा, तीसरा एलिमेंट होगा, सबके ये वाले कंपोनेंट्स को ऐड करना होगा तो उसको अलग ऐड करेंगे, और सबके ये वाले सारे एलिमेंट्स की वजह से ये कंपोनेंट जो होगा उसको ऐड करना होगा तो उसे अलग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप इसका अगर टोटल करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो आएगा आपके पास E परपेंडिकुलर, है ना, और उसको आप लिख सकते हैं E परपेंडिकुलर नेट, और वो कितना होगा DE परपेंडिकुलर जो है ना, उसका आपको इंटीग्रेशन करना होगा। DE परपेंडिकुलर कितना है, तो DE परपेंडिकुलर है आपके पास DE कॉस थीटा, और DE की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो E परपेंडिकुलर जो नेट है वो कितना हो जाएगा, DE की वैल्यू आपके पास है K लैम्डा, है ना, अपॉन A, कॉस थीटा को पहले लिख लेता हूँ मैं, और साथ में ये वाला T थीटा, है ना। तो इस तरीके से आप E परपेंडिकुलर का नेट फाइंड आउट कर सकते हैं। और कितना होगा, थीटा की जो लिमिट है मैंने आपको बताई थी ना, कितना कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है थीटा, -β से +α तक, है ना। तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी -β टू +α। तो यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे आप, ये सब कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। कॉस का इंटीग्रेशन अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो K लैम्डा अपॉन A बाहर, कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन, है ना, थीटा, और -β से लेकर +α, ठीक है, लिमिट हो जाएगी। तो K लैम्डा अपॉन A, साइन अपर लिमिट हो जाएगी अल्फ़ा माइनस साइन लोअर लिमिट -β, ठीक है। तो ये हो जाएगा K लैम्डा अपॉन A साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ये आपके पास में E परपेंडिकुलर नेट की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से। तो E परपेंडिकुलर जो नेट होगा वो कितना होगा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। इसी तरह अगर हम लोग E पैरेलल नेट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो E पैरेलल नेट होगा, है ना, इंटीग्रेशन करना होगा हमको किसका, DE पैरेलल का, ठीक है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होगा आपके पास में DE पैरेलल की आपको वैल्यू रखनी होगी यहाँ पर। DE पैरेलल आपके पास है DE साइन थीटा, तो यहाँ पर आप रखेंगे DE साइन थीटा, और है ना DE की वैल्यू आप यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो DE आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसे अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा K लैम्डा अपॉन A साइन थीटा एंड साथ में D थीटा। लिमिट आप पुट करेंगे, है ना, थीटा की लिमिट हमारे पास में है -β टू +α। E पैरेलल नेट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो E पैरेलल नेट आ जाएगा आपके पास, है ना, कितना, K लैम्डा अपॉन A तो कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास माइनस कॉस थीटा, है ना, और लिमिट पुट करेंगे आप -β टू +α। तो लिमिट्स पुट करने के बाद यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा होगा cos β माइनस cos
अल्फा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा ई पैरेलल नेट की वैल्यू, है ना। तो ये हमारे पास में एक वायर की वजह से, जो कि वायर कैसा था आपका, फाइनाइट लेंथ का था। ये जो टॉपिक हमने अभी सॉल्व किया है ये फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए किया है ना, फाइनाइट लेंथ। अब अगर यही वायर इनफाइनाइट लेंथ का होता है ना, फाइनाइट लेंथ के लिए इस डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस डायरेक्शन में आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, ठीक है। अगर यही कॉन्सेप्ट हम इनफाइनाइट वायर के लिए अप्लाई करते हैं, इसके बाद में जब आगे कुछ टॉपिक्स के बाद में जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो गॉस थ्योरम में इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर हमें यहां पर इनफाइनाइट वायर के लिए सॉल्व करना हो तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे इसी कॉन्सेप्ट में। मैं यहाँ पर ये जो मैंने फाइनाइट वायर के लिए सॉल्व किया हुआ है इसी को मैं ना साइड में यहाँ पर नोट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, और उससे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इनफाइनाइट वायर के लिए, ठीक है। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास में है ई परपेंडिकुलर नेट का, ई परपेंडिकुलर नेट का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा था के लैम्डा अपॉन ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। और ई पैरेलल नेट का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो आ रहा है क्या, लैम्डा अपॉन ए कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है हमारे लिए ये दोनों, है ना। आप इनको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स में आप डायरेक्ट इनको अप्लाई भी कर सकते हैं। इनफाइनाइट फाइनाइट वायर्स के लिए है, ये फाइनाइट लेंथ होती है तब के लिए ये फॉर्मूले हैं। इनफाइनाइट वायर्स के लिए ये फॉर्मूले किस तरह से चेंजेस होंगे इन फॉर्मूले में वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर इनफाइनाइट वायर होगा, ठीक है, अगर आप बुक्स में देखते हैं और इनफाइनाइट वायर अगर आपको दिया जाता है तो वहां पर फॉर इनफाइनाइट वायर, है ना, इनफाइनाइट वायर कैसा होगा, ये देखिए ये जो लेंथ है ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी ये इस तरह से लॉन्ग वायर होगा, है ना, इनफाइनाइट लेंथ होगी। और जो आपका पॉइंट पी है वो यहां पर कहीं पर है। तो यहां पर इनफाइनाइट वायर के लिए आपसे बोल दिया जाता है, देखो फाइनाइट वायर के लिए जब आपने इस पॉइंट पी को यहां पर ज्वाइन किया था तो ये कुछ एंगल था बीटा, है ना। ऐसे ही इसे जब आप ज्वाइन करेंगे तो जो लास्ट एंड है आपके पास में ये यहां पर है, तो इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो लास्ट एंड यहां पर कहीं इस तरह से होगा और इसमें भी लास्ट एंड यहां कहीं होगा। तो जब वायर आपका इनफाइनाइट लेंथ का होता है तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा होता है यहाँ पर, इस एंगल को हम लोग बोल रहे थे अल्फा और यहाँ जो एंगल था उसे हम बोल रहे थे बीटा। तो इनफाइनाइट वायर्स के लिए अल्फा की वैल्यू को आप यहाँ पर π/2 रखते हैं और बीटा को भी आप यहाँ पर π/2 रखते हैं, π/2 रेडियन या फिर 90 डिग्री आप इसे बोल सकते हैं, 90 डिग्री। तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री आप यहाँ पर पुट करते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब इनफाइनाइट वायर होता है तो देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट पी था आपके पास, इसे अच्छे से समझना कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर आपका एलिमेंट आप यहाँ ले रहे थे तो ये ज्वाइन आप यहाँ करेंगे, ये कुछ वैल्यू है थीटा की। अगर आप एलिमेंट यहाँ लेंगे तो थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर एलिमेंट यहाँ लेंगे तो थीटा की वैल्यू और ज़्यादा होगी। ऐसे होते 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 थीटा की वैल्यू इंक्रीज होते 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 जितना दूर एलिमेंट होगा इनफाइनाइट वायर्स के लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर होगा, तो ये वैल्यू जो है लगभग है ना, मतलब इस तरह से हो जाता है ये वायर। तो अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ये तो दोनों जो पॉइंट्स हैं ये दोनों जो हैं ये तो पैरेलल हो गए, 90 डिग्री यहाँ पर अगर बन रहा होगा इसका मीनिंग ये पैरेलल हो गए। तो ये पैरेलल कैसे हो जाता है, तो इसको आप ऐसे देखें कि ये पूरा कंप्लीट पैरेलल नहीं है ना। अगर पैरेलल हो जाएगा तो फिर ज्वाइन ही नहीं होगा लास्ट एंड पर। बट इनफाइनाइट वायर के लिए अगर आप देखें तो ये इस तरह से है, ये पॉइंट पी आपका यहाँ है। अब जब आप इसे ज्वाइन करेंगे ना तो ये जाकर के जब इतना दूर यहाँ कहीं पे ज्वाइन होगा, बहुत दूर जाकर, है ना। इसी तरह से ये वाला पॉइंट यहाँ जब ज्वाइन करेंगे तो वो भी बहुत दूर जाकर के ज्वाइन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये इतना पोर्शन जो है वो इसके पैरेलल होता है, इतना पोर्शन। तो यहाँ एंगल 90 बन रहा होता है और ये एंगल भी आपका 90 बन रहा होता है। इसलिए जो अल्फा होता है वो 90 और बीटा की वैल्यू भी कितनी है होगी यहाँ पे 90 डिग्री। इस पर्टिकुलर, क्योंकि आप इतने से पोर्शन को देखें अगर तो इतना पोर्शन जो है वो तो लगभग एक स्ट्रेट ही होगा ना, स्ट्रेट पोर्शन होगा, क्योंकि वायर आपका इनफाइनाइट लेंथ का है। तो याद रखेंगे इनफाइनाइट वायर के लिए आपको यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 90 आप लिखेंगे, है ना। और क्यों होगी, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये लगभग, है ना, पैरेलल होगा यहाँ पर। इतना पोर्शन, छोटा सा पोर्शन अगर आप देखें इसका, जहां पर अल्फा और बीटा बन रहे हैं, तो ये जो पोर्शन है वो
स्मॉल पोर्शन जो है वो इस वायर के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है ना पूरा वायर पैरेलल नहीं होगा कि इस तरह से पैरेलल हो गया, क्योंकि अगर ऐसे पैरेलल होगा तो फिर ज्वाइन ही नहीं होगा ना, एंड पे ज्वाइन करना है। एंड पर जब ज्वाइन करते हैं आप तो ऐसे दूर जाकर के जब ये इस तरह से जाकर के ज्वाइन होता है तो ये वाला पोर्शन जो है लगभग पैरेलल हो जाता है, इतना पोर्शन, ये स्मॉल पोर्शन। चलिए, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू हम लोग इनफाइनाइट वायर के लिए अल्फा यहाँ पे π/2 होगा एंड बीटा जो होगा वो भी आपका π/2 होगा 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो ई पैरेलल ई परपेंडिकुलर नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा k λ/a sin 91, फिर से sin 91 तो 1 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ई परपेंडिकुलर नेट जो आ रहा होगा वो आपके पास आ रहा होगा 2k λ/a, ठीक है। इसी तरह से ई पैरेलल नेट जो आएगा वो कितना आ रहा होगा k λ/a, यहाँ पर cos 90 0 अगेन 0, तो आंसर आपके पास ई पैरेलल नेट आ रहा होगा 0। आपको ये याद रखना है और ये समझ भी सकते हैं आप यहाँ पर कि ई पैरेलल नेट जो है वो 0 क्यों आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखें, इसको मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ई पैरेलल नेट जो है वो 0 क्यों आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर देखो, ये आपने पॉइंट यहाँ पे लिया हुआ है, एक स्मॉल पोर्शन, आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है यहाँ पर। इस एलिमेंट से जब आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी तो डीई आपका इधर आ रहा था ना, और डीई के आपने दो कंपोनेंट किए थे, तो ये डीई यहाँ पर एंगल आपका थीटा था, डीई कॉस थीटा एंड डीई साइन थीटा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें कि इतना जो ये एलिमेंट है इसी के जैसा एक और एलिमेंट इस रेफरेंस लाइन के नीचे साइड पर अगर आप लेते हैं, जैसे ये आपका कितना डिस्टेंस पर था, एल डिस्टेंस पर, तो एल डिस्टेंस पर ही यहाँ पर भी डाउन साइड पर भी कोई एलिमेंट होगा, और उस एलिमेंट की वजह से अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो इधर आ रही होगी, है ना, डीई, और उसका एंगल ये बन रहा होगा थीटा। इस डायरेक्शन में जो होगा वो हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा डीई साइन थीटा। तो ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, मतलब ये जो पैरेलल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। इसी तरह से कोई दूसरा एलिमेंट आप लेते हैं तो उसका भी डीई साइन और उसी के पेयरिंग करने वाला, उसी के करस्पॉन्डिंग जो एक और एलिमेंट जो डाउन साइड होगा उसके कंपोनेंट्स जो पैरेलल वाले होंगे वो कैंसिल कर रहे होंगे। तो इसी तरह से जितने भी पैरेलल कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स की वजह से, वो सभी पैरेलल कंपोनेंट्स ऊपर वाले हाफ पोर्शन के पैरेलल और नीचे वाले हाफ पोर्शन के पैरेलल जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए पैरेलल वालों का जो नेट आता है वो 0 आता है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट वायर के लिए है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये वाला पोर्शन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये पोर्शन अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, अगर ये पोर्शन में हटाता हूँ तो यहाँ पर केवल क्या है, यहाँ से केवल ऊपर ऊपर वाला आधा वायर अगर होता है, आधा वायर है, मतलब कैसा वायर हो जाएगा ये आपके लिए सेमी इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट है लेकिन कहाँ पर है, इसके केवल ऊपर साइड पर है। नीचे साइड वाला जो है वो हाफ वायर अगर नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो डीई था इसके दो कंपोनेंट थे, एक यहाँ पर था डीई कॉस और एक यहाँ पर था ये डीई साइन। तो यहाँ पर ये जो डीई साइन है ये वाला यहाँ आ रहा है इसी तरह से। अब लेकिन यहाँ पर जो इस डीई साइन को कैंसिल करने वाला ये जो कंपोनेंट था ये कहाँ से आ रहा था, नीचे वाले इस वाले एलिमेंट से। लेकिन अगर ये एलिमेंट यहाँ है ही नहीं, अब मैंने वायर ही यहाँ से लिया है, वायर अगर मैंने आधा वायर लिया है तो फिर क्या हो रहा होगा कि केवल ऊपर वाले, मतलब इस डायरेक्शन में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये वाला कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट होगा, लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो जो सेमी इनफाइनाइट वायर होगा उसके केस में ई पैरेलल नेट जो है वो 0 नहीं आ रहा होगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या सिचुएशन होती है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए ऐसा होगा, सपोज ये आपका यहाँ से वायर स्टार्ट हो रहा है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये वायर यहाँ से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब नीचे का हाफ पोर्शन इसमें नहीं है, और जो पॉइंट है आपका P वो यहाँ पर है ना। और यहाँ से जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से जाते जाते यहाँ से ऐसे जब जाकर के ज्वाइन होगा लास्ट में कहीं पर इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर ये एंगल फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, है ना, या जिसको हम π/2 लिख रहे थे यहाँ पर।
तो अल्फा जो होगा वो π/2 होगा इस केस में, सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में अल्फा आपका π/2 होगा। बीटा कितना होगा, तो बीटा तो नीचे वाले वायर के लिए होता है, बीटा यहाँ पर बन ही नहीं रहा होगा, मतलब यहाँ पर यही है ना, लाइन यहाँ ज्वाइन हो रही है, एंड यही वाला है। बीटा क्या होता है, लास्ट वाला एंड, डाउन साइड जो एंड होता है उस पे ज्वाइन होने वाला, तो लास्ट एंड यही है, तो यहाँ पर बीटा क्या हो रहा होगा 0 डिग्री, है ना, तो यहाँ पर 0 डिग्री हो रहा होगा, है ना, ये कितना था π/2 या 90 डिग्री। तो जब आप अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए, तो यहाँ पे ई परपेंडिकुलर नेट कितना होगा, तो ई परपेंडिकुलर नेट होगा आपके पास के लैम्डा अपॉन ए साइन अल्फा की जगह पे आप 90 लिखेंगे तो साइन 90 0, साइन 90 आपका 1 होगा सॉरी, और यहाँ पर लिखेंगे साइन 0 तो साइन 0 आपके पास 0 हो जाएगा, तो यही आपके पास वैल्यू आ जाएगी, है ना, ई परपेंडिकुलर नेट की वैल्यू। और ई पैरेलल नेट अगर आप निकालेंगे तो ई पैरेलल नेट देखना इस केस में 0 नहीं आएगा, सेमी इनफाइनाइट के लिए 0 नहीं आएगा। इनफाइनाइट के लिए 0 क्यों आ रहा था, क्योंकि कैंसिल कर रहे थे पैरेलल कंपोनेंट्स, है ना, यहाँ पर 0 क्यों नहीं आएगा देख लेते हैं, के लैम्डा अपॉन ए और कॉस बीटा, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, है ना, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आपके पास ई पैरेलल नेट इतना आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना, किसको, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल दोनों ही को ही आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेमी फाइनाइट के लिए भी हमने कर लिया, फाइनाइट के लिए भी कर लिया, इनफाइनाइट के लिए भी कर लिया। तो अभी तक हमने जो आज की क्लास में कंप्लीट किया है वो एक वायर का पूरा, जो वायर की कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वायर पर, तो उसकी वजह से जो जो भी केस हम लोगों के बन सकते थे वो हमने कंप्लीट कर लिया आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम अपने इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, है ना, डिस्कस करने वाले हैं, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक रिंग पर, है ना, तो उस रिंग पर इस तरह से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर ये हाफ रिंग होती है, मतलब सेमी रिंग इस तरह की रिंग होती है, तो उसके सेंटर पे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें डिस्कस करनी है। अगर ये, है ना, हाफ की भी हाफ होती है, मतलब इस तरह की कोई अगर ऐसा पोर्शन होता है, इसके यहाँ पर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये सभी केसेस हम लोगों को डिस्कस करने हैं। इसके बाद अगर कोई रिंग इस तरह से है तो इसके एक्सिस पे यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो उस एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से सॉल्व करें, है ना, और बेस्ट ऑफ लक।